हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हम लोग साइंस का मॉडल सेट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपदा प्रबंधन जो चैप्टर होता है उनका क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि मॉडल सेट में आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, टोटल 80 नंबर का होता है। ये जो आप मॉडल सेट देख रहे हैं सेम इसी तरह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम एग्ज़ाम पैटर्न का ही मॉडल सेट तैयार करता है। और मैं आपको बता दूं, इस मॉडल सेट से लगभग आपको 40% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो छात्र इस मॉडल सेट को बना लिया तो गारंटी कहते हैं कि उनको पता चल जाएगा कि मेरी एग्ज़ाम कैसी जाएगी, बोर्ड एग्ज़ाम। अगर आपका यहाँ 80 में अगर आपका 70 प्लस मार्क्स, 60 प्लस मार्क्स आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो समझिए कि आपने अच्छे से तैयारी कर लिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। जो लोग अगर आप अपना साइंस का मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके इस वीडियो पर लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं, या चैनल विजिट कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप सभी सेट कर लेना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको लास्ट में एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा प्यारे बच्चों, उसको देखकर ही आपको जाना है। बीच में किसी वक्त बता दूंगा, अगर आप उनको ले लिए, मैं गारंटी कहता हूं कि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, सिर्फ आप उसको ले लिए। मैं उसका नाम पावर बैंक रखा हूं, अगर आप उसको परचेस कर लिए, गारंटी कहते हैं कि आप 300 प्लस मार्क्स लाओगे। कुछ नहीं पढ़े हो उनके लिए, जो पढ़ लिया है अगर वो ले लेगा तो उनका 400 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए फिर बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पहला आपका है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण, यानी समाज को बांटने का क्या कारण है। भाषा है, धर्म है, जाति है। आपको पता है भाषा के आधार पर भी कई राज्य बने हैं, धर्म के आधार पर अभी आप मौजूदा स्थिति देख सकते हैं, जाति के आधार पर लड़ाई होता है, तो इसीलिए इनमें से सभी होगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं। हम लोग जल्दी जल्दी जो ऑप्शन होगा उन्हीं को देखेंगे, बस राइट ऑप्शन क्या होगा उनको आपको जानना ज़रूरी है। बस यही क्वेश्चन को अगर आप रट्टा भी मार लिए, हूबहू इसी प्रश्न को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 19 है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिला को वोट देने का अधिकार मिला था। फ्रांस में या रूस में या भारत में या इंग्लैंड में। मेरे बच्चों इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी होगा। कब मिला था इसके बारे में कमेंट में आप ज़रूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। बताइए इनमें से कौन है पंचायत की व्यवस्था, यानी पंचायत का भाग कौन कौन है। ग्राम सभा या ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। आपको पता होगा ये सारा चीज़ पंचायती व्यवस्था का भाग है, यानी इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, विदेश को किस सूची में रखा गया। आपको पता होगा कि हमारी जो देश की कानून व्यवस्था है, जिसमें कानून बनाने की सुविधा है, वो 3 तरह का बांटा गया है। एक संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार बना सकता है, उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो कानून राज्य सरकार नहीं बना सकता है। एक होता है राज्य सरकार के पास वो शक्ति है जो कानून बना सकती है। एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है मेरे बच्चों, इसमें केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार बनाता है। और समवर्ती सूची कौन कौन है उनके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करें। विदेश नीति, विदेश के बारे में जो नीति बना सकता है, कानून बना सकता है, वो संघ सूची यानी केंद्र सरकार बना सकता है, राज्य सरकार नहीं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हो। अगर कब लागू होगा तो मेरे बच्चों 2005। कब पारित हुआ, 2005 2004 में पारित हुआ था ये कानून। लागू कब किया गया था, 2005 में। तो देखिए आपका उतना डीपली नहीं पूछ सकता, हो सकता है कि आपका राइट ऑप्शन 2005 हो, पर ये क्वेश्चन अगर हाई लेवल जैसे बीपीएससी टीआरई आपका टीचर वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है तो मेरे बच्चों उसमें अगर यहाँ कब पारित हुआ है तो 2004 लिखा होता, कब लागू होगा तो 2005, तो आपको 2005 ही मारना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है। प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर आपका भी अटल बिहारी वाजपेयी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ। मेरे बच्चों इसमें जनता दल यूनाइटेड, अभी जो नीतीश कुमार का पार्टी है, वो पहले समता पार्टी था, ठीक। समता पार्टी से वो लोग एक जदयू पार्टी का निर्माण किया, तो ये समता पार्टी जो है उनका विलय, यानी उनका विलय इनके साथ हो गया, जनता दल यूनाइटेड के साथ मिल गया। समझ रहे हैं।
आपको समाजवादी पार्टी किसके साथ, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, लोक जनशक्ति पार्टी इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय जनता दल का अभी कौन इसके साथ मतलब अध्यक्ष है, आपको पता होगा। तो जो अध्यक्ष है ज़रूर कमेंट में बताइए। लिखना है समाज पार्टी का अध्यक्ष का नाम क्या है, और लोक जनशक्ति का पार्टी का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है। तो समता इसका राइट आंसर, 100% राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चों समता पार्टी। अगर कोई आपको राष्ट्रीय जनता दल बताता तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल किसका है, लालू का है। तो ये कैसे हो सकता है। और समाजवादी आपको पता है अखिलेश का है। लोक जनशक्ति पार्टी अभी चिराग पासवान है उनकी मालिक, यानी उनके अध्यक्ष है। तो ये पार्टी हो ही नहीं सकता। समता पार्टी में पहले नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे कुछ लोग थे जो समता पार्टी का निर्माण किया था। बाद में उस पार्टी का विलय करके एक नया पार्टी का गठन किया 2003 में, जनता दल। ठीक है, अभी जदयू के नाम से आप जानते होंगे, अभी जो बिहार में सरकार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावनाओं में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यानी किस संविधान संशोधन जो होता है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 42वां संशोधन में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में तो नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, श्रीलंका में नहीं। ऑप्शन नंबर सी कनाडा में। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। देखिए बिहार को तो है ही नहीं, बिहार मांग कर रहा है कि हमें विशेष राज्य की दर्जा दे। उत्तर प्रदेश को भी नहीं है, तमिलनाडु को भी नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश। आप ऑप्शन को भी निगलेक्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपको ऑप्शन के बारे में, राज्य के बारे में पता है तो उससे ऑप्शन निगलेक्ट कीजिएगा, तो राइट ऑप्शन जो होगा उससे आप पता कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, बताइए किसकी अध्यक्षता में हुई थी। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की किसकी अध्यक्षता में हुई थी। यहाँ देखिए किसकी अध्यक्षता में पूछ रहा है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। देखिए अगर कौन उस वक्त था, मेरारजी, यहाँ अध्यक्षता पूछ रहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई थी। पर उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था, गैर कांग्रेसी पहली प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई था। कौन, मोरारजी देसाई था। पर यहाँ अध्यक्षता पूछ रहा है तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप गौर से नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर पूछ रहा था केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, तो इस तरह का सवाल, यहाँ अध्यक्षता पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होता है वो राइट ऑप्शन होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, पानी की निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष करना। देखिए पानी का निजीकरण हो गया, तो निजीकरण जब हो जाएगा तो मेरे बच्चों क्या होगा, वहाँ का जो मनमर्जी हो जाएगी, तो उनके लिए संघर्ष करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट ऑप्शन, बोलिविया में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ। जो हमारी संविधान सभा है, संविधान लिखने के लिए, उन पर विचार करने के लिए गठन कब हुआ था, 1946 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी है 50%। आपको पता होगा कि बिहार में जो पंचायती राज है 50% महिलाओं के लिए वहाँ आरक्षण दिया गया है, कि लगभग 50% महिला होनी चाहिए मुखिया मेंबर में। आप देख सकते हो आपके इलाके में, आपके पंचायत में, वहाँ जो मुखिया कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन होता है वो कौन होता है, महिला के लिए होता है, पर काम करता है उनकी पति, पर महिला को नॉमिनेशन करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि 50% आरक्षण है, महिला होना चाहिए। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपके लिए एक पावर बैंक तैयार किया जिनमें आपको ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप उनको ले लिए, मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके न तो सामाजिक विज्ञान, न तो सोशल, न तो उर्दू, न तो हिंदी, न मैथ का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा आपको एग्ज़ाम। अगर आप बेशक उनको अच्छे ढंग से तैयारी प्रैक्टिस कर लिए, तो आप उनको लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 62 027 68 321। ये पावर बैंक लेने से मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अभी तक आपने कोई किताब नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी नहीं है, तो आप उसको लेकर, सिर्फ आपके पास जितना भी समय है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो मैं गारंटी करता हूँ कि 300+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो लेने के लिए आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका है बी, सरपंच होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र घोषित कब किया गया था? यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र मतलब रूप से जो आज़ाद हो गया उसको होता है स्वतंत्र होता है। तो कब घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, लाला लाजपत राय ने किन की जीवनी लिखी थी? बोले लाला लाजपत राय किसकी जीवनी लिखी थी? ऑप्शन नंबर आपका मेजिनी की जीवनी लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, रक्त और लूह की नीति का अवलन किसने किया था? रक्त और लूह की नीति का अवलन किसने किया था मेरे बच्चों? बताइए। कार्ल मार्क्स किया था या लेनिन किया था, हिगेल किया था, बिस्मार्क किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी, बिस्मार्क किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, रायमन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? रायमन यानी जर्मन राज्य संघ का निर्माण, इस तरह का भी आपको रायन की जगह जर्मन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ब्रुसेल्स सेफ नामक सभा की स्थापना किसने की थी? नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी ब्रुसेल्स सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न मेरे बच्चों देखते हैं। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपके बहुत ही एग्जाम में समझिए कि 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। आप समझिए कि 30, 35, 40% क्वेश्चन आपको हूबहू जो आप ऑप्शन देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, इसी तरह का आएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी है? बताइए। यूटोपियन समाजवादी तो सेंट साइमन है ही, रॉबर्ट ओवन है ही, लुई वलो है ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, सेम जो मैंने पढ़ाया है और जो हमारे पावर बैंक में डाला हुआ है सब क्वेश्चन, वहीं से लगभग आपका क्वेश्चन आए हुए हैं। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति से, या फरवरी क्रांति से, या अक्टूबर क्रांति से, या मार्च? ऑप्शन नंबर सी होगा अक्टूबर क्रांति से। चलिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? मैंने आपको पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, चेका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नरोत्तम सिंहानु ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? मेरे बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत डीपली पूछा, आपकी जो बुक में है इसका चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी अंडरलाइन, मतलब हमने पढ़ाया भी है, ये बुक के लाइन से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम आदमी अपने नोट वगैरह में दिया होगा, ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, 1978। आप अपने इतिहास का बुक खोल कर देख लीजिएगा। नरोत्तम सिंहानु राजनीति से कब संन्यास लिया था? 1978 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासनकाल में हुई थी? भारत में रेलवे की किस शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए मेरे बच्चों, और किस वर्ष हुई थी इसके बारे में कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी होगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। भारत 26वां क्वेश्चन हम लोग आगे हैं, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? बताइए। दांडी यात्रा शुरुआत कहाँ की थी? साबरमती आश्रम से, या बरदौली से, या दांडी समुद्र तट से, या कालीकट से? बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? साबरमती आश्रम से, या दांडी समुद्र तट से, या कालीकट से, या बारदौली से? ऑप्शन नंबर ए, दांडी साबरमती से। साबरमती एक आश्रम था वहाँ से की थी, पर दांडी एक जगह है वहाँ से की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ज़्यादातर ये जो हम लोग को दांडी एक जगह थी, साबरमती आश्रम तो था ही, पर दांडी यात्रा जो शुरू की गई थी, इसका ऑप्शन नंबर आपका भी लगा दीजिए, साबरमती आश्रम से। आपको ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा आप लोग को, तो साबरमती आश्रम से। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किन्हीं सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? देखिए सीमांत गांधी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, भारत को आज़ाद दिलाने में भी इन्होंने बहुत ही भूमिका निभाई थी, इनको भारत रत्न भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका, सहजन सरस्वती ने। किसने की थी? सहजन सरस्वती ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया था? ऑप्शन नंबर आपका सी है 1881 में। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपके सारा क्वेश्चन आपके बुक पर्सन से ही है, बाहर नहीं है। उसके बाद है ब्रिटिश सांसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। यानी पूछ रहा है कि ब्रिटिश सांसद के किस अधिनियम के तहत भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया था, कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में अपना व्यापार नहीं कर सकता। वो था ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? बताइए। प्लेग बीमारी, जो प्लेग महाबीमारी हुआ था उन्हीं के कारण इसको मतलब पीछे हुआ था। ठीक है मेरे ब्रदर। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आपको पता होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। अगला प्रश्न है, मोतीलाल घोष किस पत्रिका का स्थापना किया था? इसके बारे में बताइएगा कमेंट में ज़रूर। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? बताइए। न्यू इंडिया पत्रकार की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट। महात्मा गांधी का पत्रिका का नाम क्या है? लाला हरदयाल किस पार्टी का किस पत्रिका का गठन किया था? उसके बारे में बताइए। शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक किस पत्रिका का शुरू किया था? इसके बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। हो सकता है कि यहाँ आपको न्यू इंडिया दिया, वहाँ यंग इंडिया दे दिया, वहाँ गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गदर पत्रिका की स्थापना किसने की थी, मराठा के किसने की थी, तो इसके बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी चीन में। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्रिय बच्चों, इनमें से इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत विभिन्न है? अत्यंत विभिन्न का मतलब होता है वहाँ बहुत ही कम प्राकृतिक संसाधन है। जैसे आपका प्राकृतिक साधन में आप कोयला हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम गैस वगैरह हुआ, और उसके बाद हो गया पेट्रोल हो गया, और वो सब अभ्रक हो गया, सोना चांदी, ज़मीन के नीचे जो खनिज वगैरह पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ बहुत ही कम, अत्यंत मतलब बहुत ही ना के बराबर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जापान में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? यानी यहाँ भी आपको दिया है, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा वनावरण यानी वहाँ वन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है मेरे प्रिय बच्चों। चलिए बिहार में कितना प्रतिशत वन है, इसके बारे में बताइएगा कमेंट में ज़रूर। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? बताइए। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे बच्चों? इसके बारे में बताइए। ऑप्शन नंबर आपका है बी हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट बांध है या बंदरगाह है या अत्य तेल गिरा है? तो ऑप्शन नंबर बी अत्य तेल गिरा हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गिरह का निर्माण किया गया था? बताइए। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गिरह का निर्माण किया गया था? रूस का उसमें सहयोग था, भारत में वो परमाणु गिरह बनाया गया था विद्युत का। बताइए। ऑप्शन नंबर सी है कुडुनकुलुम परमाणु विद्युत गिरह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो आपको पता होगा सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किसे अंगूर ऊन प्राप्त होता है? किसे? ऑप्शन नंबर खरगोश के। भेड़ से किसे? बकरी से किसे होता है? आपको पश्मीना ऊन जो होता है वो किससे होता है? एक किस्म का बकरी प्रजाति होती है, उनसे पश्मीना जो बहुत ही महंगा होता है, लेह लद्दाख में होता है, आपको पता होगा। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आपको पता होगा 1907 में जमशेदजी टाटा ने झारखंड में जमशेदपुर में किया था। उस वक्त कहाँ था? बिहार में ही पड़ता था, वर्तमान में वो जगह झारखंड में हो गया। भोपाल 83 में किस गैस का रिसाव हुआ था? जहाँ बहुत ही भयंकर आदमी का उस गैस का रिसाव जो हुआ था, गैस रिलीज हो गई थी मेरे बच्चों, क्या हुआ था वहाँ? बहुत ही एक तरह का आदमी मर गया था वो गैस से। तो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा
राजमार्ग क्या है? भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग क्या है? ऑप्शन नंबर NH44। NH44 का नाम मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या था? NH7। अब नाम बदल के NH44 रख गया। तो अभी आपको वर्तमान में नाम है NH44। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा? सबसे बड़ा रेल जोन ऑप्शन नंबर बी है उत्तर रेलवे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, वायुयान परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायुयान जो हवाई जहाज वगैरह है उसकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, सदिया से धुबरी तक कौन सा राज्य मार्ग जाता है? सदिया से धुबरी तक कौन सा राज्य जल मार्ग जाता है? जल मार्ग का मतलब हुआ कि जो समुद्री से जाए उसे जल मार्ग कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जल मार्ग 2। चलिए अगला प्रश्न है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ था? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर आया था? आर्थिक क्षेत्र फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ आया था मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका भी पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, मोनोजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केरल में। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, भारत का कोटलोपोलिस यानी कोटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कोटन आपको पता होगा कि सबसे पहले सूती मिल की कहाँ लगाया था? ऑप्शन नंबर बी आपका मुंबई में, कोटनोपोलिस मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न है, कुद्रुमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कुद्रुमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला पाया जाता है या सोना पाया जाता है या लौह अयस्क पाया जाता है या तांबा पाया जाता है? बताइए कुद्रुमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कुद्रुमुख में आपका कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ हुआ था? त्रिवेणी नहर का निर्माण ऑप्शन नंबर बी आपका पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिला में? बताइए कौन है सीतामढ़ी में? बागमती परियोजना। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? आपको पता होगा कि अभ्रक उत्पादन में सबसे ज़्यादा भारत का है पहला स्थान। अगला है, भारत में चाय अग्रणी उत्पादन राज्य क्या है? आपको ये देखते ही मार देना है, असम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यक होती है? ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। अगला है आपका 50 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा के क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होगी वहाँ सुखाड़, ऑप्शन नंबर सूखा जो होगी उसका बहुत ही ये है कि सुखाड़ वहाँ उत्पन्न हो जाएगी पानी की किल्लत की वजह से। अगला है, किस नदी को बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? किस नदी को बाढ़ की शोक नदी भी कहा जाता है? आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, यह बाढ़ का कारण है तो मुख्य कोसी नदी के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, इन प्राकृतिक आपदा में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष, देखिए कितना आपको घुमा के सवाल पूछा है, इन प्राकृतिक आपदा में से यानी जो प्राकृतिक आपदा है बिहार में प्रतिवर्ष प्रभावित करता है, यानी हर वर्ष आना ही। तो आपको पता होगा कि बाढ़ जो है बिहार के लिए एक तरह हर साल ही आता है, तो बाढ़ ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र का संबंध निम्न कीजिए। आपको पता होगा अधिकेंद्र भूकंप के जो होता है उसमें ये अधिकेंद्र का एक भाग है, तो भूकंप ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है बिहार का? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का कौन सा स्थान है बिहार का भारत में? तो ऑप्शन नंबर आपको होगा तीसरा। घनत्व की स्थिति से कौन है, और पढ़ाई के एतबार से यानी शिक्षा के एतबार से बिहार का कितना नंबर है, इसके भी बारे में ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विनिमय की जो विनिमय प्रारंभिक व्यवस्था को व्यापार किस पर, विनिमय का मतलब होता है उस वक्त जो शुरू में जब हम लोग कुछ सामान लेते थे या ख़रीदते थे तो पैसे नहीं देकर जो सामान, अगर हम किसी के पास अगर आलू है तो अगर हमको बैगन चाहिए तो हम उनको आलू देते थे, वो हमें बैगन देता था। इस तरह क्या होता था, अब उस आदमी को आलू की ज़रूरत है या नहीं है, तो इस तरह का दिक्कत आती थी। अब हम जिससे बैगन ले रहे हैं उसको आलू लेना है कि नहीं लेना है, इस बात का सिचुएशन हो जाता था। उस वक्त क्या था, वस्तु विनिमय, यानी जो सामान के बदले सामान हम लोग दे दे कर लेते थे। अभी क्या है कि हम पैसा देंगे उससे सामान जो चाहिए हम ले जाएंगे। उस वक्त तो वही दिक्कत था कि हम जो वस्तु लेने का मन है, अब जो अगला जो व्यक्ति है उसको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ये एक तरह का समस्या थी। मैगलन समिति का संबंध किससे था? बताइए। मैगलन समिति का संबंध सहकारिता से थी। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर 5 करोड़।
अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष क्या होता? पता होगा कि आपको पहले कौन था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग को किससे भंग करके बनाया है, आपको इसका कमेंट करना है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? हो सकता है कि आपके एग्जाम में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये पूछ लेगा। और नीति आयोग किस आयोग को भंग करके बनाया गया, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता? बताइए। मानव जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, उससे क्या मिलेगा उसको? बताइए। उनको आय मिलेगा, उनको पैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही कम सवाल बचा है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1949 में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? बताइए। सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग शिक्षा होना बहुत ही नेसेसरी है मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय साहकिरा वर्ष घोषित किया? ये प्रश्न में विरोधाभास यानी कुछ मिस्टेक दिया हुआ, क्योंकि आप इनका रिसर्च करोगे तो आपका 2025 आपको दिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय साहकिरता जो दिवस है 2025 को माना गया है। ठीक है, इसको स्टार लगाइए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन होता है मिस्टेक, तो 2025 मानिएगा। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि वैश्वीकरण की वजह से बहुत ही देशों में हमारा क्या हो गया, आयात व्यापार वगैरह होने लगा, जिससे हम लोग एक तरह का सशक्त बनने लगे। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? बताइए। वाणिज्य बैंक है, सहकारी क्षेत्र, इनमें से सभी है जो वित्तीय संस्थाता का एक स्रोत का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र। भारत का अधिकांश कार्यबल जो होता है प्राथमिक क्षेत्र पर ही है। मतलब आदमी पढ़ा लिखा कम है, तो ज़्यादातर आदमी क्या होता है, लेबर वगैरह ही काम करता है, शारीरिक ही काम करता है, मानसिक नहीं करता है। तो क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन आता है? आपको पता ही होगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। पैसा वगैरह का छापना वगैरह कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग कहाँ थे? तीर्थ अवस्था, प्रश्न नंबर 77 में। और कुछ ही सवाल बता, भारत में मौद्रिक ये भी कर चुके हैं। भूमि विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए। भूमि विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधन या क्षेत्र ग्रामीण विकास या सहकारी बैंक? बताइए किस नाम से जाना जाता था? तो आपका भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किस से जमा का कोई ब्याज नहीं बनता है? चालू। ऑप्शन नंबर ए डी चालू। किसे, इनमें से किसे जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर डी चालू, जमा में। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। तो इसी तरह आपको 80 क्वेश्चन हमने करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इन क्वेश्चन को 1 बार 2 बार देख लिए तो आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारे पावर बैंक में मिल जाएगा, इसीलिए आप लोग ज़रूर पावर बैंक लेने की कोशिश करें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? ये आपकी बहुत ही भूमिका आपके नंबर में देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर लें। लेने के लिए हमने नंबर आपको एक बार फिर से नोट करवा देते हैं, 62 027 68 321 और 62 027 68 321। इस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा पावर बैंक। और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि कहीं कुछ सवालों में मिस्टेक वगैरह हो जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर वगैरह बोलने में, तो उनका मैं सही करके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो क्वेश्चन का मैंने अगर गलत मिस्टेक से बोल दिए हैं, हो सकता है कि जल्दीबाजी में होती है कुछ क्वेश्चन का मिस्टेक, तो उनके लिए मैं सही करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर, बाय।